ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इसमें फिर हमारा जो फोकस होगा वो समझने के ऊपर होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि फाइनली एक 15-20 मिनट का सेशन जरूर करेंगे जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं इसके ऊपर मैं आपसे एक एक्सटेम्पोर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लूंगा ताकि हम एग्जाम रेडी हो सके। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखिए ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, तो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है फीमेल में वो जनरली मेल से 1-2 साल पहले होती है। सो पहली तो चीज ये समझिए, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी is slightly earlier in the females than in males. Again, the onset of puberty in females as well is because of the release of gonadotropin releasing hormone by the hypothalamus. यही वो कारण था जो मेल में भी प्यूबर्टी की ऑनसेट के लिए जरूरी था, फीमेल में भी जरूरी है। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि बर्थ के टाइम पर जो फीमेल है उसकी ओवरी में वो सारे फ्यूचर ओवा है जो वो कभी भी पूरे रिप्रोडक्टिव एज में प्रोड्यूस करेगी। और इसमें आपको ये भी पता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर प्राइमरी oocyte है और वो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है डिप्लोटीन स्टेज पर जो कि प्रोफेस 1 मियोसिस 1 की स्टेज होती है। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इस फॉलिकल में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखने वाली है कि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो एट्रेटिक हो जाएंगे, फॉलिकुलर एट्रेजिया चलता रहेगा। हम ये oocyte में कोई और चेंज नहीं कह रहे हैं और ये अरेस्टेड डिप्लोटीन स्टेज आपको दिखाई देगी जो कि प्रोफेस 1 मियोसिस 1 की अरेस्टेड स्टेज है। आई होप दिस थिंग यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास एज वेल। जब मैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको आप मेनार्के बोलते हैं। सो दिस इज द टर्म दैट एवरीबडी नोज, मेनार्के। एंड व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड्स, ये साइकिल्स खत्म हो जाती हैं, दैट एज इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। और इस पर्टिकुलर एज को, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम रिप्रोडक्टिव एज कह रहे हैं ह्यूमन फीमेल की। सो ह्यूमन फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज है उसको हमने कहा कि वो मेनार्के से लेकर के मीनोपॉज, दोनों का मतलब अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये दिस विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय अकरेंस ऑफ पीरियोडिक साइकिल्स। सो इसमें बहुत सारी क्या होंगी, साइकिल्स होंगी। और साइकिल में आप जानते हैं कि साइकिल का मतलब है एक इवेंट से आप शुरू करें और उसी इवेंट तक दोबारा पहुंच जाएं। तो रेगुलरली क्या होंगी, यहां पर साइकिल्स होंगी। इन साइकिल्स को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that is happening in the female, that is taking place in the female, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, नॉन प्रेगनेंसी में बात कर रहे हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में थिंग्स विल चेंज। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आपको रेगुलर क्या देखने को मिलेंगी, ये सक्सेशन ऑफ इवेंट्स देखने को मिलेगा जिसको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो आई होप पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है। अब देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको मैं 2 तरह से पढ़ सकता हूं। एक, क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में और क्या चेंजेस कॉरस्पॉन्डिंगली आ रहे हैं यूट्रस में। सो एक और बात ध्यान दीजिए, यहां पर आपने पढ़ा हुआ इस चैप्टर को, मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको थोड़े एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉलिकल डेवलप हो रहा है ओवरी के अंदर और वहां से ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज होना है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में इंप्लांटेशन होना है यूट्रस के ऊपर, यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे। ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, इसके ऊपर जो ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर है, बाद में हम देखेंगे, वो इंप्लांट होना है। सो अगर मैं 2 ऑर्गन्स की बात करूं, एक ओवरी, उसमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और सिमिलरली कुछ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आएंगे यूट्राइन एंडोमेट्रियम में। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम यूट्रस की वो लेयर है जिसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं अलोंग विद द साइक्लिकल चेंजेस इन द साइक्लिकल सिक्रीशन पैटर्न्स ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स जो है उनका भी साइक्लिकल सिक्रीशन होता है और उनकी वजह से जो गोनाडल स्टीरॉयड्स हैं, देखिए इन टर्म्स को दोबारा एक बार समझ लेते हैं। चलिए कहीं ये कॉम्प्लिकेट ना हो रहा हो, पहले तो ये समझिए, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन्स, और गोनाडोट्रोपिन्स कौन से हैं, एफएसएच और एलएच। और क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन्स हैं तो ये गोनाड पर एक्ट करेंगे, और इस बार जो गोनाड है उसका नाम है ओवरीज, और ओवरीज जो स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
सो इसका मतलब जब मैं शब्द कर रहा हूं कि ओवेरियन स्टीरॉइड्स, तो मैं बात कर रहा हूं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की, और जब मैं बात कर रहा हूं गोनाडोट्रोपिन्स की तो मैं बात कर रहा हूं एफएसएच और एलएच की, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर विल बी एन इंटरप्ले बिटवीन दीज हार्मोन्स। सो एक दूसरे से ये इन्फ्लुएंस होंगे, इनकी साइक्लिकल वेरिएशन आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इनमें से कोई भी हार्मोन पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक कांस्टेंट लेवल पर सिक्रीट नहीं होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी कोई बढ़ेगा कभी कोई घटेगा। सो ये जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द इंटरप्ले बिटवीन गोनाडोट्रोपिन्स एंड गोनाडल स्टीरॉइड्स दैट हैपेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसकी वजह से ये जो गोनाडोट्रोपिन्स है, इसकी वजह से ओवरी में चेंज आएगा, और जो ओवेरियन स्टीरॉइड्स है इसकी वजह से यूट्राइन एंडोमेट्रियम में चेंज आएगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। प्लीज याद रखिएगा कि अगर कोई हार्मोन गोनाडोट्रोपिन है तो वो गोनैड पर एक्ट कर रहा है, और अगर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स पे एक्ट करना है तो वो गोनैड्स का जो स्टीरॉयड है वो करेगा। सो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूट्रस पे एक्ट करेंगे, एफएसएच और एलएच ओवरी पे एक्ट करेंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्योंकि इन हार्मोन्स का एक इंटरप्ले हो रहा है, इसकी वजह से कुछ चेंजेस ओवरी में आएंगे और कुछ चेंजेस कॉरस्पॉन्डिंगली किस पे आएंगे, यूट्रस में आएंगे। ओवरी वो जगह है जहां फॉलिकल डेवलप कर रहा है जिसमें से ओवम रिलीज होगा, और यूट्रस वो जगह है जहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बाद में एम्ब्रियो का क्या होगा, इंप्लांटेशन होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ रहे हैं कि क्यों ये चेंजेस आ रहे हैं। सो देखिए, अगर मैं ओवरी की बात करूं तो ओवरी में सबसे पहले एक फेज में फॉलिकल डेवलप होगा, उसके बाद में एक मैच्योर फॉलिकल रिलीज करेगा ओवम, इस प्रोसेस को आप कहेंगे ओव्यूलेशन। और उसके बाद में जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा, उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो एक फेज कौन सी होगी, ल्यूटियल, ये वाली फेज कौन सी होगी, फॉलिकुलर, और बीच में एक इवेंट होगा जिसे आप कहेंगे ओव्यूलेशन। ये मैं बात कर रहा हूं ओवरी के संदर्भ में। सो मैंने कहा कि ओवरी में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले पार्ट में क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। जब फॉलिकल काफी डेवलप हो जाएगा तो एक फॉलिकल जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, वो रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन के बाद में जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल रह गया है ओवरी के अंदर, वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और वो काफी सिक्रीटरी बनाएगा एंडोमेट्रियम को, और उस फेज को आप कहते हैं ल्यूटियल फेज। सो मुझे उम्मीद है पहली बात ये समझ में आ गई। साथ में अगर हम यूट्रस में देखें, सो यूट्रस में सबसे पहले द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो स्लफ ऑफ होता है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, और इससे साइकिल शुरू होती है। सबसे शुरू में 2 से 5 दिन तक हम ये कहेंगे कि एक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। जो एंडोमेट्रियम पिछली साइकिल में डेवलप हुआ था, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो शेड होता है, और इस स्लफ ऑफ एंडोमेट्रियम को ही हम आप मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज द डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 वो डे है जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हुआ है, और उसके बाद में ये जो एंडोमेट्रियम है ये रीजनरेट होता है। सो देयर इज अ रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और ये रीजनरेशन होता है प्रोलिफरेशन से, और इसीलिए इस फेज को आप कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और उसके बाद में इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इट बिकम्स हाईली सिक्रीटरी, और सिक्रीटरी इसलिए ताकि वो इंप्लांटेशन के लिए तैयार हो सके। तो मैंने मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज किसके रिस्पेक्ट में कहा, यूट्रस के रिस्पेक्ट में। अब हमें दोनों को आपस में कोरिलेट करना है। सो बेटे अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको जब हम आइडियल कहते हैं, सो देखिए, इफ समथिंग इज कॉल्ड एज एन आइडियल तो उसकी एक ड्यूरेशन मुझे देनी पड़ेगी, इसको मैं कहूंगा 28 डेज। सो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज है, बट देयर इज ऑलवेज अ रेंज फॉर नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो रेंज होता है 120/80 mmHg, ये एक आइडियल ब्लड प्रेशर होगा। लेकिन 100 से 140 सिस्टोलिक और 60 से 90 mmHg डायस्टोलिक, ये एक नॉर्मल रेंज होगी। सो देयर इज ऑलवेज अ रेंज। अगर आप कहते हैं 72 पर मिनट, सो अगर मैं अपना अभी पल्स देखूं तो मेरा 72 नहीं होगा, और अगर 72 ही नॉर्मल है और मेरा अगर 80 है तो मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होऊंगा कि मेरा नॉर्मल नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ रेंज। 60 to 100 इज द रेंज वेयर द हार्ट रेट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमें समझ में आ गया कि हर चीज का एक नॉर्मल रेंज होती है। यस, हम डिस्क्राइब करेंगे एक 28 डेज की साइकिल बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 25 से 35 तक भी
नॉर्मल हो सकता है, प्रोवाइडेड उसकी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा वेरिएट ना कर रही हो. सो इफ अ फीमेल इज हैविंग अ साइकिल ऑफ से फॉर एग्जांपल 30 डेज ऑन एन एवरेज, सो 29, 30, 31 दिन में अगर उसकी साइकिल वेरी करती है तो वी विल कंसीडर दिस एज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. आई होप दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एब्सोल्युटली क्लियर. अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में करीब करीब एक इवेंट होता है. इस इवेंट को आप कहते हैं ओव्यूलेशन, और इसकी वजह से इससे पहले वाले पार्ट को आप कह सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी और इसके बाद वाले पार्ट को आप कह सकते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी. सो बड़ा आसान शब्द बता रहा हूं, बड़े आसानी से आपको बात समझ में आ गई कि पहले एक प्री ओव्यूलेटरी फेज है, बीच में एक इवेंट हुआ ओव्यूलेशन, और बाद में पोस्ट ओव्यूलेटरी. अगर हम इसको फिर फंक्शन से कोरिलेट करें तो प्री ओव्यूलेटरी फेज का काम बेसिकली ये होगा कि फॉलिकल को डेवलप करना ताकि ओवम रिलीज हो. देखिए जो पहला हाफ है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसका काम क्या है? वो जो प्री ओव्यूलेटरी जो फेज है इसमें क्या हो रहा है? फॉलिकल डेवलप हो रहा है और हम चाहते हैं कि बीच में करीब करीब एक फॉलिकल नॉर्मली क्या रिलीज करे? ओवम रिलीज करे. और दूसरे हाफ का काम क्या है? दूसरे हाफ का काम यह है कि अगर ये ओवम जो रिलीज हुआ है फर्टिलाइज्ड हो जाए तो एंडोमेट्रियम को तैयार करे इंप्लांटेशन के लिए. तो मुझे उम्मीद है इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक और बात समझ में आ गई कि यहां पर गोनाडोट्रोपिन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये जो फॉलिकल है ये ओवरी के अंदर डेवलप कर रहा है, और यहां पर गोनाडल स्टीरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि इंप्लांटेशन किस पर हो रहा है? यूट्रस पर हो रहा है. सो मैं ये लॉजिकल कोरिलेशन कर रहा हूं इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में, जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. अगेन जैसा हमने कहा कि यहां पर डे वन इज द डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो ओव्यूलेशन है ये 14 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल होता है. सो जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, उसका डे वन अगली साइकिल का डे वन होगा. बड़े ध्यान से समझिए इस बात को. हमने ये कहा कि ये जो डे वन है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, ये इस साइकिल का डे वन है. अगली साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का डे वन होगा वो अगली साइकिल का डे वन होगा. और ये जो ओव्यूलेशन है ये 14 डेज प्रायर टू दी ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल होता है. सो ये जो 14 डेज गिने जाते हैं वो एक इस साइकिल से बैकवर्ड्स गिने जाते हैं, यहां से 14 डेज नहीं गिने जाते. 28 डेज साइकिल में यस इट इज ट्रू, आप यहां से गिने चाहे यहां से गिने, इट विल बी डे 14. लेकिन जैसे ही साइकिल अगर 29 डेज की है तो एक्चुअली जो ओव्यूलेशन है वो डे 15 पर होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन अकर्स 14 डेज प्रायर टू दी ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल. अब हम देखते हैं थोड़ा सा हार्मोन्स का इंटरप्ले. सो हार्मोन्स का इंटरप्ले देखते हैं. यहां पर मैंने प्री ओव्यूलेटरी फेज की बात करी. आप जानते हैं अगर मैं ओवरी की बात करूंगा तो प्रोलिफरेटिव तो फॉलिकुलर फेज की बात करूंगा, फिर ओव्यूलेटरी फेज की बात करूंगा. अगर मैं यूट्रस की बात करूंगा तो शुरू में मेंस्ट्रुअल फेज और उसके बाद में जो रीजनरेशन होता है थ्रू प्रोलिफरेशन उसकी बात करूंगा. आई होप वो इवेंट्स आपको पता है. द फर्स्ट हार्मोन टू अपीयर, सो देखिए क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं. द फर्स्ट हार्मोन टू अपीयर वुड बी द एफएसएच. जो पहला हार्मोन होगा उसे हम कहेंगे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पहला अपीयर होने वाला हार्मोन है वो एफएसएच है. इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और याद कीजिए ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े हुए हैं जिनमें प्राइमरी oocyte है अरेस्टेड एट डिप्लोटीन और प्रोफेस 1 मियोसिस 1, और ये उनकी डेवलपमेंट शुरू करता है. सो नॉर्मली एक से ज्यादा फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होनी शुरू होती है, लेकिन वो फॉलिकल जिस पर एफएसएच के सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स हैं वो डोमिनेंट फॉलिकल बनता है. और नॉर्मली फिर यही डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और जो बाकी डेवलप होने भी शुरू हुए थे वो एट्रेजिया में चले जाते हैं. सो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल्स की इनिशियल डेवलपमेंट होनी शुरू हुई. और फिर मैंने आपसे कहा कि उन फॉलिकल्स में से जिस पर एफएसएच के सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाएगा, बाकियों की एट्रेजिया हो जाएगा. अब आप जानते हैं कि हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था और ये प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, और इस फॉलिकुलर फेज में बीच में सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, और फाइनली क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल. इन तीनों के डायग्राम, इन सब के डायग्राम मैं आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में करा चुका हूं. मुझे उम्मीद है आपने रिवाइज किया
हुआ होगा। सो इसके बाद में FSH के बाद में जो दूसरा हार्मोन आता है, द सेकेंड हार्मोन वुड बी द LH। सो जो दूसरा हार्मोन है इसका नाम है LH, द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फिर ये दोनों हार्मोन्स मिलकर के फॉलिकल की फर्दर डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सो मुद्दे की बात यह है कि फॉलिकल की जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो FSH की वजह से शुरू होती है, और FSH के तुरंत बाद एक आध दिन के अंदर ही क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट में आना शुरू हो जाता है LH, और फिर FSH और LH दोनों मिलकर के फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करते हैं। फॉलिकल की डेवलपमेंट हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होगा टर्शरी में, और टर्शरी फाइनली मैच्योर होकर के क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में उन फॉलिकल्स का काफी डिटेल्ड डिस्कशन आपसे किया था, ताकि आपको ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले उनकी पिक्चर दिमाग में रहे। और मुझे उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे कि उन फॉलिकल्स के साथ में क्या हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो दोनों के दोनों जो सेल्स हैं ये फॉलिकल की डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में याद कीजिए देयर वर ग्रैनुलोसा सेल्स। देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग इसलिए कहते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नॉर्मल सेल्स को ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट करता है। सो नॉर्मल सेल्स को किस में कन्वर्ट करता है, ल्यूटीन सेल्स में। ल्यूटीन सेल्स का मतलब है दे आर वेरी सिक्रीटरी इन नेचर। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल सेल अगर उसके ऊपर LH एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ल्यूटीन सेल में, और ये ल्यूटीन सेल क्या करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें आप ग्रैनुलोसा सेल्स को याद कीजिए, और ये जो LH है उसकी वजह से वो जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको फर्क समझ में आ गया, व्हाट आर ग्रैनुलोसा सेल्स, व्हाट आर ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स, व्हाई LH इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि इसकी वजह से ये जो फॉलिकल है इसके अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स में। ल्यूटीन सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, सिक्रीटरी है। याद कीजिए जब हम टर्शरी फॉलिकल की बात कर रहे थे, एक फ्लूइड अपीयर होनी शुरू होती है, एक कैविटी बनती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम, उसके अंदर एक एंट्रल फ्लूइड है। ये वही फ्लूइड है जो ये ग्रैनुलोसा सेल सिक्रीट कर रहे हैं, और इसमें इन ग्रैनुलोसा सेल के सिक्रीशन में एक हार्मोन प्रेजेंट होगा जो करीब करीब डे 6 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से आना शुरू होगा, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। सो FSH के बाद LH की वजह से ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स, ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स ने एक फ्लूइड सिक्रीट करना शुरू किया, और इस फ्लूइड के अंदर एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। अब आपको पता लग गया व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन द ह्यूमन फीमेल्स। सो तीसरा कलर लेते हैं। हमने ये कहा कि जो तीसरा हार्मोन आना शुरू हुआ करीब करीब डे 6 पर, इसका नाम है ईस्ट्रोजन। अब ये जो ईस्ट्रोजन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चरल अगर रोल अगर आप देंगे तो ईस्ट्रोजन को देना चाहिए आपको। आप जानते हैं ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसीलिए जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम है जो शेड हुआ ये रीजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफरेशन, दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन प्री ओव्यूलेटरी फेज। फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, प्री ओव्यूलेटरी फेज में ईस्ट्रोजन का एक काम आपको बता रहा हूं, ये जो एंडोमेट्रियम जो स्लफ ऑफ हुआ था इसको रीजनरेट करना थ्रू प्रोलिफरेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन इन दी प्री ओव्यूलेटरी फेज। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि फॉलिकुलर फेज में देयर वुड बी अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ LH एंड देयर वुड बी इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ FSH। थोड़ा सा FSH डिप करता है, लेकिन देयर वुड बी एन इंक्रीजिंग सिक्रीशन ऑफ द ईस्ट्रोजन। ये जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं ये ईस्ट्रोजन है, और ये अपनी पीक पर डे 13 के करीब पहुंचेगा। सो हम 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें जो ओव्यूलेशन है डे 14 पे होना है, और उससे जस्ट पहले डे 13-14 पर ही ईस्ट्रोजन अपनी पीक पर पहुंचा। ये प्रोलिफरेटिव फेज है। यहां पर हमने ये कहा कि एक तो एंडोमेट्रियम जो था वो रीजनरेट कर रहा है थ्रू प्रोलिफरेशन, दूसरा ये फॉलिकुलर फेज भी है ओवरी में जिसमें फॉलिकल क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, और जिसमें हमने ये कहा कि कुछ सेल्स हैं जो कि ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स हैं जिन्होंने हमने ये कहा कि हार्मोन सिक्रीट किया ईस्ट्रोजन। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कायदे में अगर ईस्ट्रोजन अपने पीक पर जा रहा है तो इट मस्ट हैव अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द गोनाडोट्रोपिन्स, और गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
सो बड़े ध्यान से देखिए कि जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। शुरू में होता क्या है कि ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि LH भी थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। सो ये थोड़ा सा कम होना शुरू होगा और हमने कहा कि FSH भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ईस्ट्रोजन अपनी पीक पे जा रहा है, क्योंकि ये ओवरी का हार्मोन है, इसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए और गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल काफी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन अ स्ट्रेंज फिनोमेना अकर्स। इसका पक्के तौर पे हमें पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। सो हमने ये कहा कि जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंस दैट ईस्ट्रोजन अंडरगोज अ पॉजिटिव फीडबैक विद LH। इसका मतलब ये हुआ कि अचानक आप ये देखेंगे कि LH का लेवल बढ़ता है, बढ़ता FSH का भी लेवल है। दोनों हार्मोन्स के साथ में हम ये देखेंगे कि ईस्ट्रोजन किस में जाता है, पॉजिटिव फीडबैक में, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। हमें पक्के तौर पे नहीं पता कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें, लेकिन द फिनोमेना वी नो, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन अंडरगोज अ पॉजिटिव फीडबैक विद बोथ LH एज वेल एज FSH। लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक बहुत प्रोनाउंस्ड होता है LH का, और LH का जो लेवल है अचानक 6 से 10 गुना बढ़ जाता है। सो इट गोज शूट्स अप, and that is why this thing is called as LH surge। इसको हम कहते हैं LH सर्ज। सर्ज का मतलब आप समझ गए, देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। हमें पक्के तौर पे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नहीं पता कि इसके पीछे वजह क्या है। दिस इज अनयूजुअल। नॉर्मली जब ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल कम होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑलवेज ब्रिंग स्टेबिलिटी, दैट इज द नॉर्म। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन जस्ट बिफोर ovulation this strange thing happens and estrogen undergoes a positive feedback with LH and FSH as well। so let me be absolutely clear, FSH का लेवल भी इंक्रीज करता है लेकिन उतना नहीं करता, इसीलिए मैं इसको FSH सर्ज नहीं कह रहा हूं। ध्यान दीजिए, FSH सर्ज नहीं कह रहा हूं, LH के लेवल को क्या कह रहा हूं, सर्ज कह रहा हूं। अब देखिए, क्योंकि दोनों गोनाडोट्रोपिन्स बढ़ गए तो अचानक जो नंबर ऑफ सेल्स है फॉलिकल के, आप याद कीजिए जो टर्शियरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, अचानक नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। उनके अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो देयर वाज अ कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड व्हिच वाज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। और अगर अंदर अचानक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएं और उसके अंदर फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि फॉलिकल के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस LH सर्ज की वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होगा, और रप्चर होने की वजह से वो जो क्यूमुलस ऊफोरस जगह थी जहां पर सस्पेंडेड था, अब सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 वो रिलीज होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, और इसके लिए LH सर्ज बहुत जरूरी है। ये जो अचानक LH का लेवल बढ़ता है, यस बार बार मैं आपसे कह रहा हूं FSH भी बढ़ता है, लेकिन हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं किस पर, LH पर, कि उसका लेवल ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। इसकी वजह से इतनी तेजी से कुछ इवेंट्स होते हैं कि जो फॉलिकल है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होकर के वहां से वो रप्चर होता है, और जो क्यूमुलस ऊफोरस की जगह है वहां पर जो सेकेंडरी oocyte था सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा एंड सम ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेल्स, वो जाकर के से रिलीज होकर के एब्डोमिनल कैविटी में आता है, पेरिटोनियल कैविटी में। सो ओव्यूलेशन के टाइम पर जो चीज रिलीज होती है वो है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 एंड ओव्यूलेशन अकर्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी और द एब्डोमिनल कैविटी। इट गेट्स गॉट इन अ वाटर करंट, वो वाटर करंट ओवरी की फैलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है, और इनफंटिबुलम के जो फिम्ब्रिए हैं वो पकड़ लेते हैं ओवम को, और ओवम को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां पर पेरिस्टेल्सिस और कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम की मदद से वो यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करता है। सो दिस ओव्यूलेशन अकर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सो एक तो ये बात हुई, इस LH सर्ज की वजह से हमने एक तो ये कहा कि ये ओव्यूलेशन पॉसिबल हो पाया, और सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब आगे देखिए, एक और चीज देखिए, वो थीका सेल्स याद आ रहे हैं आपको, जिसको मैंने थीका इंटरना कहना शुरू किया था टर्शियरी फॉलिकल में। अब उस पर जो है ये FSH एक्ट करता है, और इसके एक्शन की वजह से वो जो थीका सेल्स हैं वो रिलीज, वो सिक्रीट करते हैं एक प्रीकर्सर प्रोजेस्टेरोन का, मैंने पिछली क्लास में बताया था। सो मैंने आपसे कहा कि जो थीका सेल्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH दे एक्चुअली स्टार्ट सिक्रीटिंग अ प्रीकर्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एंड दिस प्रीकर्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरोन बाय द ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल्स। फिर ध्यान से समझ लेते हैं, हमने ये कहा कि थीका सेल्स सिक्रीट करना शुरू करते हैं प्रीकर्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और ये जो प्रीकर्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन है इसको प्रोजेस्टेरोन
प्रोजेस्टेरॉन में कौन कन्वर्ट करता है? ग्रैनुलोसा ल्यूटीन सेल। तो मैं अब अपना चौथा हार्मोन यहां पर बना सकता हूं और उसका नाम मुझे पता है, अब प्रोजेस्टेरॉन है, और ये प्रोजेस्टेरॉन जस्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन आना शुरू होगा। सो दिस इज बिकॉज वी नो दैट प्रोजेस्टेरॉन इज एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी फंक्शन, और फर्टिलाइजेशन के इवेंट में ही प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होगी और उसकी जरूरत भी अभी है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन देखिए कितना टाइम भी आ रहा है, जस्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरॉन एक मेटाबॉलिक हार्मोन है और इसकी वजह से जो फीमेल है उसका बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, और इसको हम बाद में यूज करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का मैकेनिज्म के तौर पर, क्योंकि बिकॉज ओव्यूलेशन के टाइम पे फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। उसकी वजह केवल यह है कि पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है फीमेल की बॉडी का, इसीलिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ा रहता है तब तक जब तक प्रोजेस्टेरॉन काफी अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन गोनाडोट्रोपिन्स एंड द गोनाडल स्टेरॉइड्स। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा और क्यूमुलस ऊफोरस वाले रीजन के कुछ सेल्स, इनका नाम अब हम चेंज करेंगे, इन्हें हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। ये चीज पहुंची एब्डोमिनल कैविटी में, वहां से फिम्ब्रिये ने पकड़ के इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें बहुत सारे सेल हैं, इट इज अ बॉडी ऑफ सेल। ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल किस में रह गया? ओवरी में रह गया है, और इसके बहुत सारे सेल्स है, इट बिकम्स अ बॉडी ऑफ सेल्स। बॉडी के लिए शब्द आता है बेटे कॉर्पस, और ये सेल्स ल्यूटीन सेल्स हैं क्योंकि LH इनके ऊपर एक्ट कर चुका है, एंड इट इज अ बॉडी ऑफ ल्यूटीन सेल्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। आपको कॉर्पस का मतलब भी समझ में आ गया, ल्यूटियम का मतलब भी समझ में आ गया, और ये कॉर्पस ल्यूटियम अब सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। सो प्लीज रिमेंबर, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम में एक हार्मोन बताइए जो सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट ईस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन अगर दोनों चॉइस में अलग आ रखा है तो आपको पहला आंसर प्रोजेस्टेरॉन लगाना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन। आई डू नॉट डिनाई कि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन मुझे दोनों में से जब एक चॉइस चूज करनी है तो मेरा आंसर प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब हमने ये कहा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ल्यूटियल फेज बननी शुरू हो गई, ये काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, और थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस करेगा? ईस्ट्रोजन। देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल पहले डिप करेगा और उसके बाद में इसको थोड़ा सा सिक्रीट कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। एक और पीक आएगी, पोस्ट ओव्यूलेटरी पीक आएगी, किसकी? ईस्ट्रोजन की, लेकिन ये पोस्ट ओव्यूलेटरी पीक ईस्ट्रोजन की प्री ओव्यूलेटरी पीक से कम है। सो प्लीज रिमेंबर, ईस्ट्रोजन अपनी पीक डे 13 डे 14 पर प्राप्त करता है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात आपको। सो देयर इज अ पीक इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज एज वेल, लेकिन ये पीक प्री ओव्यूलेटरी पीक से कम होती है। अब देखिए यहां पर अब आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये ओवम रिलीज हो गया है, अब इसका फेट डिसाइड होना चाहिए कि क्या ये ओवम फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होता है तो फिर इंप्लांटेशन होकर के प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश करनी है। इस दौरान आप नहीं चाहेंगे कि एक और फॉलिकल की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए, इस टाइम पर बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जब तक इस रिलीज्ड ओवम का फेट डिसाइड नहीं हो रहा है तब तक एक और फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाए, और फॉलिकल डेवलप होगा बिकॉज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। इसीलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गोनाडोट्रोपिन्स होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। वो क्या होता है कि इस टाइम पर वो नेगेटिव फीडबैक जो मैं बात कर रहा था, और ये सिक्रीट नहीं होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ये हम चाहते भी हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक और फॉलिकल डेवलप ना हो जब तक कि इस वाले रिलीज्ड ओवम का फेट डिसाइड ना हो जाए। और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन एक्ट कर रहा है उस यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे। ये ओवेरियन स्टीरॉयड है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन पे काम करेगा, और उस प्रोजेस्टेरॉन को काफी वास्कुलर, सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर बना रहा है, मतलब उसको बहुत न्यूट्रिटिव बना रहा है ताकि वो इंप्लांटेशन के लिए तैयार हो सके। यही आप चाहते हैं। ओवम रिलीज हो गया, पहला काम हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अब दूसरे हाफ में यूट्रस को तैयार करना पड़ेगा ताकि वो इंप्लांटेशन के लिए रेडी हो सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इसके लिए उसके
अंदर की वास्कुलैरिटी बढ़नी होगी, उसकी थिकनेस भी बढ़ेगी, ईस्ट्रोजन भी आ रहा है, उसकी वास्कुलैरिटी बढ़ेगी, उसकी ग्लैंडुलैरिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा सिक्रीटरी या न्यूट्रिटिव होता जाएगा। और ये काम है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी फंक्शंस के साथ रिलेटेड हार्मोन है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये भी हम समझ गए कि ये एफएसएच और एलएच क्यों नहीं आने चाहिए। हम नहीं चाहते कि एक ऑन गोइंग प्रेगनेंसी के दौरान कोई दूसरी प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो। और अब की बार आप ये देख रहे हैं कि ये जो गोनेडल स्टीरॉइड्स हैं इनका नॉर्मल असर आ रहा है, जो नेगेटिव फीडबैक है। एंड थ्रू आउट द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हमने ये कहा कि ये जो है गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन नहीं होगा। अब एक और चीज समझिए फाइनली, ये जो ओवम रिलीज हुआ है, ये जो ओवम रिलीज हुआ है, ये अपने रिलीज के 24 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। सो द ओवम दैट हैज बीन रिलीज्ड, ये ओवम जो मैं शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, आप जानते हैं कि एक्चुअली इट इज सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मैं थोड़ा कम करने के लिए, ताकि मुझे कम बोलना पड़े, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ओवम, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं कि सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 है। ये ओवम जो रिलीज हुआ है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइज हो जाना चाहिए। सो इसीलिए बेटे जो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो स्पर्म और ओवम का साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम इस बात से कि क्यों दोनों जनों के, दोनों पार्टनर्स के कपल में, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के बाद में कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। फॉर द सिंपल रीजन देयर इज अ वेरी नैरो विंडो फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, दैट इज ओनली 24 आवर्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 24 घंटे में ये ओवम क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो डीजेनरेट हो जाएगा, इट बिकम्स अ ब्लाइटेड ओवम। वो जाकर के डीजेनरेट हो जाएगा 24 घंटे के बाद में, वो बेसिकली क्या नहीं होगा, बचेगा नहीं, और वो डीजेनरेट होगा, और इस डीजेनरेटेड ओवम को आप ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डे 14 पर, अगर डे 14 पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, तो डे 15 तक हम ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जानी चाहिए, नहीं तो अब ओवम फर्टिलाइजेबल नहीं रहेगा और वो डीजेनरेट होकर के ब्लाइटेड ओवम कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो फर्टिलाइज होता है तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन 7th 8th डे पे इंप्लांट हो जाना चाहिए। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब 15वां दिन, 15वें दिन से 7वें 8वें दिन तक ये जाकर के ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन एंडोमेट्रियम की वॉल पर इंप्लांट हो जाना चाहिए। इसका मतलब करीब मैं 22nd डे की बात कर रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और उस टाइम पर आप देखिए एंडोमेट्रियम बहुत हेल्दी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन काफी ज्यादा आ रहा है। इट इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर इंप्लांटेशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। सो ये जो इंप्लांटेशन है जो कि प्रेगनेंसी को एस्टैब्लिश करता है, वो 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इमीडिएटली लॉजिकली आप ये बात समझ सकते हैं कि इस एंडोमेट्रियम को इतना ज्यादा न्यूट्रिटिव रखने का अब कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बना था एलएच की वजह से। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है। ये कॉर्पस ल्यूटियम किसकी वजह से बना था? एलएच की वजह से। एलएच काफी ज्यादा आया था जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, और वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर पाएगा 6-7 दिन तक, लेकिन अब नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब जो है एलएच नहीं आ रहा है, अब कॉर्पस ल्यूटियम और आगे काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एलएच नहीं है। शुरू में जितना आया था 7-8 दिन का काम चला गया। ये वो विंडो है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में इंप्लांटेशन भी हो जानी चाहिए। अगर दोनों चीज नहीं हुई है और एलएच नहीं आ रहा है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अब सिस्टम को समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन और इंप्लांटेशन नहीं हुई है। इस एंडोमेट्रियम को जिसको हमने डेवलप किया था, हाईली सिक्रीटरी बनाया था, इसको अब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट होना शुरू होता है, और जैसे जैसे ये डीजेनरेट होना शुरू होगा, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिप करेगा। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि इसका लेवल भी डिप करेगा, एफएसएच का लेवल, सॉरी ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या करेगा? डिप करेगा। ये काफी ज्यादा कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। सो
डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। मुद्दे की बात यह है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन आना बंद हो गया। बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन आना, यस, ईस्ट्रोजन भी आना बंद हो गया, लेकिन मैं आपको तरह तरह से बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो पहले ध्यान में आपके प्रोजेस्टेरॉन आना चाहिए, और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से खास तौर पे ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन एज वेल, वो एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा हेल्दी था, बहुत ज्यादा फ्लरिश करा हुआ था, बहुत सिक्रेटरी था, उसकी सपोर्ट हट गई, और इस सपोर्ट की हटने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है ये स्लफ ऑफ हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द रीजन ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। ये जो एंडोमेट्रियम इतना डेवलप हुआ था, अब ये लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से बेसिकली स्लफ ऑफ होगा और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुअल फ्लो इज एसेंशियली प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल ब्लीडिंग। सो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के विथड्रॉन की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। यस, यू आर राइट कि इसमें ईस्ट्रोजन का भी रोल है, लेकिन मैं बेटे बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर दोनों में से एक आंसर चूज करना है तो आंसर वुड बी प्रोजेस्टेरॉन। और एक और चीज होगी, जैसे ही इन दोनों का लेवल कम होगा, एक तो हमें समझ में आ गया कि एंडोमेट्रियम की सपोर्ट हटेगी, वो स्लफ ऑफ हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जब हाई थे तो इन्होंने LH और FSH के लेवल को सप्रेस किया हुआ था, और अब ये खुद कम हो गए हैं, तो इनका जो इनिबिशन इफेक्ट था FSH और LH पर वो भी हट गया, और अगली साइकिल में ये FSH और LH आना शुरू हो जाएंगे और अगला फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल में। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। प्रेगनेंसी होगी तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को सस्पेंड किया जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो हम आगे देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अब आपको एब्सोल्युटली क्लियर होंगे। सो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, किस टाइम पर जो हार्मोन्स हैं उनका इंटरप्ले हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए बेटे आगे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अगर अब हम ये देखते हैं कि क्या होता है अगर ये जो ओवम है वो वाकई में फर्टिलाइज हो जाए। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, ओवम ब्लाइटेड ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस बनने के बाद में, और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वुड बी द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, द स्पर्म एंड द ओवम। आई होप you remember that basic concept very clearly even from your lower classes.